जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है बिहार दरोगा के लिए, उसका डे आज 38 है, जो कि 28 मार्च को सर के द्वारा कवर करवाया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इस टेस्ट को कवर करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके जितने भी PDF है ना, आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो जाके आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का हम लोग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि ओलंपिक का आयोजन कब और कहाँ पे किया गया। देखिए, अभी हाल ही में 2024 का ओलंपिक का आयोजन किया गया था फ्रांस के पेरिस में, और ये आयोजन किया गया था सीन नदी पे। और ये क्वेश्चन जो है ना, ये नदी वाला क्वेश्चन BPSC में पूछा गया, तो आप इस नदी का नाम भी ध्यान रखिएगा। और ये जो आयोजन है ना, वो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चलता है फ्रांस के पेरिस में, और ये 33वें नंबर का ओलंपिक रहता है। बात अगर हम लोग 34वां ओलंपिक की करते हैं, जो आपका 2028 में होगा लॉस एंजल्स में, और वहीं पे 35वां आप ध्यान रखिएगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा 2032 में। तो ये दोनों फैक्ट आपको आगामी परीक्षा के लिए ध्यान में रखना है। बात अगर हम लोग ओलंपिक की करते हैं, तो सबसे पहला प्राचीन ओलंपिक का आयोजन किया गया था 776 BC में किया गया था। वहीं पे अगर आधुनिक ओलंपिक की बात किया जाए कि सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 1896 में एथेंस में किया गया था। और भारत के द्वारा सबसे पहले बार ओलंपिक में शामिल किया गया था 1900 में, और भारत टीम के द्वारा सबसे पहले शामिल होता है 1920 में। तो आपको दोनों फैक्ट ध्यान रखना है। और भारत ने ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता है कब, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। ये आपका होता है 1928 का एम्स्टर्डम में ओलंपिक, जहाँ पे भारतीय हॉकी टीम के द्वारा भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। वहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत का पहला ओलंपिक का स्वर्ण पदक कब जीता गया था, तो ध्यान रखिएगा 1948 लंदन का ओलंपिक हुआ था। वहाँ पे आज़ादी के बाद भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। तो ओलंपिक से आपको इतने सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। दोस्तों, फ्रांस से ध्यान रखिएगा कि फ्रांस में इस बार तीसरे बार ओलंपिक का आयोजन किया गया था। पहला तो 1900 बार में किया गया था, दूसरा 1924 में, और तीसरा 2024। मतलब टोटल 100 साल के बाद फ्रांस में ओलंपिक का आयोजन किया गया था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। ओलंपिक 2024 से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पूछा जाएगा आपका कि भी हाल ही में ओलंपिक जो मनाया गया था उसका थीम क्या था, तो ध्यान रखिएगा लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट इसका थीम था। वहीं पे अगर इसका मोटो पूछा जाएगा, तो मोटो से ध्यान रखिएगा जेम्स वाइड ओपन इसका मोटो था। वहीं पे इसका शुभंकर क्या हो जाएगा, तो ओलंपिक फ्रीज इसका शुभंकर हो जाएगा। इस बार जो ओलंपिक हुआ था ना, उसमें 206 देशों ने भाग लिए थे, और इसमें टोटल 32 खेल था, लेकिन इंडिया के द्वारा ओनली 16 खेलों में ही भाग लिया गया था। और इंडिया के द्वारा 117 एथलीट जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ओलंपिक से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ था उसका उद्घाटन किया गया है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। और पेरिस ओलंपिक में भारत के द्वारा टोटल 6 पदक जीते गए हैं, तो ये 6 पदक भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें गोल्ड तो एक भी नहीं है, एक आपका रजत पदक है जो कि नीरज चोपड़ा जी के द्वारा जीता गया है, और 5 आपका कांस्य पदक जीता गया है। कांस्य पदक में पहला पदक जो है ना, वो मनु भाकर जी के द्वारा जीता गया है। दूसरा आपका मनु भाकर और सरबजोत जी जो कि दोनों का संबंध शूटिंग से उनके द्वारा जीता गया है। तीसरा ध्यान रखिएगा, तीसरा आपका स्वप्निल कुसाले के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध भी आपका शूटिंग से ही है, 50 मीटर शूटिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। चौथा ध्यान रखिएगा, हॉकी टीम के द्वारा हॉकी के क्षेत्र में जीता गया है। और 5वां ध्यान रखिएगा, अमन सहरावत जो कि ओलंपिक के सबसे युवा हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है। 57 किलोग्राम कुश्ती के वर्ग में ये जीते हैं। तो ये छो जो है ना, आपको ध्यान रखना है। और इंडिया यहाँ पे 71वें स्थान पे, तो इंडिया का स्थान भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2024 में पेरिस में कौन सी बार ओलंपिक का आयोजन किया गया। तो देखिए, पेरिस में टोटल 3 बार आयोजन किया जा चुका है। पहला तो 1900 में, दूसरा 1924 में, और तीसरा 2024 में। तो ये तीनों का तीनों ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और ये सीन नदी के तट पे हुआ है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 पदक किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया। देखिए, अभी हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ है ना, उसमें 2 पदक किनके द्वारा जीता गया है, तो ये मनु भाकर जी के द्वारा जीता गया। इनका संबंध ध्यान रखिएगा शूटिंग से, और ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। इन्होंने जो है वो 2 पदक जीता है, और पेरिस ओलंपिक में सबसे पहला पदक जीतने वाली महिला मनु भाकर ही हैं। पहला पदक तो उन्होंने कांस्य जीता है, वैसे दोनों पदक उन्होंने कांस्य ही जीता है।
तो पहला उन्होंने 10 मीटर शूटिंग में जीता है और दूसरा उन्होंने मिक्स सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर में भी उन्होंने कांस्य पदक ही जीता है। तो आप लोग इनका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 33वें ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते और भारत का स्थान क्या रहा। तो देखिए, भारत का जो 33वां ओलंपिक हो रहा था फ्रांस के पेरिस में, वहाँ पे भारत ने टोटल 6 पदक जीते हैं। एक तो आपका रजत हो जाएगा और 5 आपका कांस्य हो जाएगा और इंडिया यहाँ पे 71वें स्थान पे है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। रजत पदक की बात करते हैं तो यहाँ पे नीरज चोपड़ा जी के द्वारा जीता गया था, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा भाला फेंक में। और 5 यहाँ पे कांस्य पदक जीते गए थे। पहला पदक तो मनु भाकर जी के द्वारा जीता गया था, जिनका संबंध शूटिंग से है। दूसरा ध्यान रखिएगा आप लोग, मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों का संबंध शूटिंग से, जिन्होंने मिक्स पदक जीते हैं यहाँ पे। तीसरा ध्यान रखिएगा स्वप्निल कुशाले, जिनका संबंध शूटिंग से है। इन्होंने 50 मीटर शूटिंग में यहाँ पे इन्होंने कांस्य पदक जीता है। चौथा ध्यान रखिएगा अमन सेहरावत, जिनका संबंध कुश्ती से है और 57 केजी के वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। पांचवा ध्यान रखिएगा हॉकी टीम के द्वारा भी यहाँ पे कांस्य पदक जीता गया है। तो ये 6 का 6 पदक आपको रट जानी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाला फेंक में किस खिलाड़ी ने सिल्वर पदक जीता, उनका भाला फेंक का स्कोर क्या रहा। तो भाला फेंक में नीरज चोपड़ा जी के द्वारा सिल्वर पदक जीता गया है। 89.45 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। वहीं पे असरत जो नदीम थे ना, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो नीरज चोपड़ा जी के द्वारा सिल्वर पदक जीता गया था और असरत नदीम के द्वारा वो स्वर्ण पदक जीता गया था। तो आप लोग इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक किस खिलाड़ी ने जीता है। तो अभी हाल ही में अमन सेहरावत के द्वारा 57 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, जो कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं आज तक जिन्होंने ओलंपिक में कोई पदक जीता है। तो आप लोग इनका नाम रट लीजिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल 2024 जो हुआ था फ्रांस के पेरिस में, उसमें ध्वजवाहक, तो पहला तो एक उद्घाटन ध्वजवाहक होते हैं और दूसरा समापन होते हैं। तो उद्घाटन पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा शरद कमल, जिनका संबंध टेबल टेनिस से है, और दूसरा पीवी सिंधु, जिनका संबंध बैडमिंटन से। वहीं पे समापन अगर आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा मनु भाकर और PR श्रीजय, जिनका संबंध हॉकी से है। और मनु भाकर का संबंध तो आपको पता ही होगा शूटिंग से है, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक लोगो में 5 रंगों के दल किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ओलंपिक का जो लोगो था ना, उसमें 5 कलर हैं, तो वो 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहला तो ध्यान रखिएगा काला जो है ना, वो अफ्रीका महाद्वीप का नेतृत्व करती है। वहीं पे नीला यूरोप का, पीला आपका एशिया का नेतृत्व करती है, और जो रेड है ना लाल, वो उत्तरी अमेरिका का, और जो हरा है ना, वो आपका ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो आप लोग इनका नाम भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पुरस्कार जीता और इस टीम के कप्तान कौन से थे। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, भारतीय हॉकी टीम के द्वारा जो 24 का पेरिस ओलंपिक हुआ था, उसमें वो कांस्य पदक जीते हैं और इसके टीम के कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और भारत ने सबसे पहले स्वर्ण पदक 1928 में जीते थे भारतीय हॉकी टीम के द्वारा ही। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखिए, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किस जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल में मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ध्यान रखिएगा, ये मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों का संबंध जो है ना, वो शूटिंग से है। इन्होंने 10 मीटर शूटिंग में दोनों ने मिक्स रूप से ब्रॉन्ज जीता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इनका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किस खिलाड़ी को अयोग्य घोषित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा विनेश फोगाट को। ये 50 किलोग्राम वर्ग में ये कुश्ती लड़ रही थी और इनका फाइनल में 100 ग्राम जो वेट था ना, वो बस ज़्यादा हो गया था, इनके कारण इनको यहाँ पे हटा दिया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के मसाल वाहक कौन थे। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा अभिनव बिंद्रा। इनका संबंध किससे है। तो निशानेबाजी से। अभिनव बिंद्रा से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है ना, उनके द्वारा इनको भी हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था। और ऐसा सम्मानित इसके पहले इंदिरा गांधी जी को किया गया था और इस बार अभिनव बिंद्रा को किया गया। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन से नए खेल जोड़े गए। तो इसमें टोटल 4 नए खेल जोड़े गए थे। पहला तो ब्रेकिंग था, ब्रेकिंग डांस, दूसरा स्केट बोर्डिंग था, तीसरा स्पोर्ट क्लाइंबिंग था, चौथा सफरिंग था। तो ये जो चारों न्यू खेल है ना, इसे आप लोग रट जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट करेगा तो यहीं से करेगा ना, इसीलिए आप लोग इसे रट जाइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी ने 50 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो ध्यान रखिएगा ये स्वप्निल कुसाले हैं, जिनका संबंध महाराष्ट्र से है। तो इनके द्वारा अभी हाल ही में कांस्य पदक जीता गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका ये रिवीजन सीरीज है, जो कि आपका पिछला जो टेस्ट हुआ था ना, उसी के क्वेश्चन को यहाँ पे सर के द्वारा दिया जाता है, ताकि आपका यहाँ पे भी रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बिहार में कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा ये बिहार के बिहटा में किया जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितना धन आवंटित किया गया है? तो इनके लिए जो है ना वो 90,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने परिवारों को तक नल से जल पहुंचाया गया है? तो ध्यान रखिएगा ये 12 करोड़ परिवारों को नल से जल तक पहुंचाया गया है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि बजट 2025-26 में कितने रेल कॉरिडोर बनाने जाने की घोषणा किया गया है? तो 10 कॉरिडोर बनाने की वहाँ पर घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन राशि को बढ़ा के कितना कर दिया? पहले 10 हुआ करता था, 10,000, अब जो है ना यहाँ पे 30,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि मनरेगा को कितनी बजट राशि प्रोवाइड की गई है बजट में? तो ये 60,000 करोड़ किया गया है। तो ये सारे फैक्ट है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग उसे कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन किन दो नदियों के डेल्टाओं पे बनता है? तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा में ये ब्रह्मपुत्र नदी और बैतरणी नदी के तट पे बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पूछा जाएगा तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की गति को नियंत्रित कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा हृदय की जो गति होती है ना, उसको पेस मेकर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। वहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हृदय की गति को नापता कौन है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्फिग्नोमैग्नोमीटर के द्वारा हृदय की गति को मापा जाता है और स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की गति को सुना जाता है। तो आप लोग ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौका दौर कहाँ और किस त्यौहार के अवसर पे मनाया जाता है? तो ये जो नौका दौर होता है ना, वो केरल में मनाया जाता है। जब केरल में ओणम फेस्टिवल होता है ना, वहाँ पे ये त्यौहार मनाया जाता है। तो केरल से ध्यान रखिएगा कि केरल में एक वेबनाड झील है, वहीं पे ये नौका त्यौहार का आयोजन किया जाता है। केरल की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 टाइगर रिजर्व, ध्यान रखिएगा, पहला तो पेरियार हो जाएगा और दूसरा पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व हो जाएगा। यहाँ पे जितनी भी झील है ना दोस्तों, ये सारे के सारे लैगून टाइप के झील है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस नाभिकीय रिएक्टर में पहली बार थोरियम का प्रयोग किया गया था? तो ये काकरापारा परमाणु संयंत्र था, जिसमें पहली बार थोरियम का प्रयोग किया गया था, और ये है कहाँ पे? तो ये गुजरात में हो जाएगा, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का पहला नाभिकीय संयंत्र कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा तारापुर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दक्षिण एशियाई देशों पे किस देशों ने कब्जा कर लिया था? तो दक्षिण एशियाई जो देश थे, जो आसियान देश थे ना, उस पे जापान के द्वारा यहाँ पे कब्जा कर लिया गया था। बात अगर हम लोग दूसरे विश्व युद्ध की करते हैं ना, तो ये 1939 से लेकर 45 तक का चलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध था, और इसमें जो है किसकी हार होती है और किसकी जीत होती है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। बात अगर हम लोग आसियान की करते हैं, तो आसियान में टोटल वर्तमान में 11 देश है, और 11वां देश आपको ध्यान रखना है तिमोर लिस्ते। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना होती है, और इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में अवस्थित है, और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग इसे रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन कौन माना जाता है? तो ये आपका ब्रह्म समाज माना जाता है, जिसकी स्थापना 1828 में किया गया था राजाराम मोहन राय के द्वारा। इन्हीं के द्वारा जो है ना वो 1815 में आत्मीय सभा की भी स्थापना की गई थी, और इन्हीं के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का भी समापन कर दिया गया था। और उस समय जो वायसराय हुआ करते थे ना, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, तो उन्हीं के द्वारा कानून लाया गया था सती प्रथा को समाप्त करने का, क्योंकि राजा राम मोहन राय की जो भाभी थी ना, उनको सती जो है सती प्रथा के थ्रू ही उनको मार दिया गया था। तो उन्हीं के कारण जो है इन्होंने यहाँ पे आंदोलन ये सब किया, और उसके बाद भी सती प्रथा का यहाँ पे कानून आ गया, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी में प्रयाग के निकट किस स्थान पे हुआ था? तो ध्यान रखिएगा ये कौशाम्बी में हुआ था, और गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, जो कि सातवाहन के सामंत हुआ करते थे, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है तथा किस नदी पे अवस्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना जो है ना, वो एंजल जलप्रपात है, जो कि वेनेजुएला में अवस्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाही संबत का शुरुआत कब और किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिएगा इलाही संबत की जो शुरुआत है ना, वो अकबर के द्वारा किया गया था 1583 में।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग अकबर की करते हैं तो अकबर से आप लोग 2 युद्ध ध्यान रखिएगा। पहला तो 1556 का पानीपत का दूसरा युद्ध और दूसरा 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध। दोनों युद्ध आपको इनके बारे में ध्यान रखना। साथ ही ध्यान रखिएगा कि 1562 में जो है ना इनके द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। वहीं पे 1563 में तीर्थ जो टैक्स हुआ करता था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया था और 1564 में इन्होंने जजिया जो टैक्स हुआ करती थी उसको भी उन्होंने समाप्त कर दिया था। ये सारे टैक्स जो है ना दोस्तों एग्जाम में पूछे हुए हैं डेट के साथ, तो आपको डेट के साथ इसे याद भी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को क्वांटम सिद्धांत के आधार पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त कब और किसे किया गया था, प्रदान किसे किया गया था। तो देखिए प्रकाश का जो विद्युत प्रभाव था ना उसके जो क्वांटम सिद्धांत थे उनके आधार पर आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया। तो ध्यान रखिएगा भारत के जो पहले प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे ना वो गुलजारी लाल नंदा को चुना गया था। जब नेहरू जी का देहांत हो गया था तो उस परिस्थिति में इनको एज अ कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। उसके बाद दूसरा कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी इन्हीं को चुना गया था। जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है ना 1966 में, तब इनको सेकेंड बार भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है। तो आप लोग इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान ही हो गई थी। तो ऐसे कौन से 3 ऐसे पीएम हैं जिनकी मृत्यु जो है ना वो पद पे रहते हुए हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, तीनों की जो मृत्यु है ना वो पद पे रहते हुए ही हो गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई और इसका नारा क्या था। तो फ्रांसीसी जो क्रांति थी ना वो 1789 से लेकर 1799 तक का चला है और इसका नारा हुआ करता था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और हमारे जो संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जो सम्मिलित किया गया है ना वो यहीं से लिया गया। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IMF में 190 सदस्य देश हैं वर्तमान में, तो उसमें 190वां सदस्य कौन है। तो ध्यान रखिएगा लेटेस्ट वाले जो 190 नंबर के देश है ना वो अंडोरा हो जाएगा। बात अगर हम लोग IMF की करते हैं तो IMF की जो स्थापना है ना वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में। उसके बाद इसकी स्थापना किया जाता है जिसका हेड क्वार्टर ध्यान रखिएगा वाशिंगटन DC, और इसके वर्तमान के हेड का नाम ध्यान रखिएगा क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर क्रमशः पहुंचने वाले कौन थे तथा किस तिथि को वो पहुंचे थे। तो देखिए ये आपका हो जाएगा पृथ्वी, ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये आपका साउथ पोल हो जाएगा। तो नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति हुआ करते थे रॉबर्ट पीरी, जो कि 1909 में उत्तरी ध्रुव पे पहुंचे थे। वहीं पे दक्षिणी ध्रुव पे जो है ना वो एंडरसन के द्वारा पहुंचा गया था 1911 में। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्ल हार्बर पर जापान के द्वारा किस वर्ष हमला किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 1941 में जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था ना 1949 से लेके 45 के बीच में, तो यहीं पे पर्ल हार्बर पे हमला जापान के द्वारा किया गया था। इसके भरपाई के तौर पे USA ने भी 2 बार हमला किए हैं जापान पे। ये दोनों बार हमला जो है ना एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसे रट जाइएगा। पहला तो ध्यान रखिएगा 6 अगस्त 1945 जो कि हिरोशिमा पे किया गया था हमला, और दूसरा आप ध्यान रखिएगा 9 अगस्त 1945 जो कि नागासाकी पे किया गया था। और ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला कब और किसके द्वारा किया गया था वह कहाँ पे अवस्थित है। देखिए ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है ना इस पे हमला 2001 में किया गया था। ये हमला किया गया था ओसामा बिन लादेन के द्वारा और ये अवस्थित है न्यूयॉर्क में। तो आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन है। तो ध्यान रखिएगा ये मिस्र की सभ्यता के समकालीन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी। तो ध्यान रखिएगा विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता का अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता, और इसका जो टाइम पीरियड है ना वो 2500 BC से लेके 1700 BC तक का इनका टाइम पीरियड है। और सबसे पहले हड़प्पा की खोज किया गया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। उसके बाद 1922 में खोज किया गया था मोहन जोदड़ो का रखालदास बनर्जी के द्वारा। और हड़प्पा की सबसे बड़ी नगर जो है ना वो मोहन जोदड़ो है, जहाँ पे आपको विशाल स्नानागार देखा जाएगा, जो कि माना जाता है कि जो धार्मिक कर्मकांड ये सब हुआ करता था ना उस परिस्थिति में वहाँ पे लोग जाके स्नान किया करते होंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ हमें अग्नि वेदिकाएँ भी देखने को मिली हैं। ठीक है, अगर भारतीय संदर्भ में सबसे बड़ा स्थल पूछा जाएगा तो आप लोग राखी गढ़ी ध्यान रखिएगा, और दूसरा धौलावीरा ध्यान रखिएगा, जो कि यूनेस्को का 40वां साइट के रूप में भी सम्मिलित है, जो कि गुजरात में अवस्थित है। तो आपको इतने फैक्ट ध्यान रखने दोस्तों हड़प्पा से। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बम्बई में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, ये शुरू किया गया था 1930 में, और ये बम्बई में इसका जो नेतृत्व है ना वो सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था। सरोजनी नायडू से ध्यान रखिएगा कि भारत की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे 1925 कानपुर से। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्जेंट योजना कब और किस वायसराय के समय में लाया गया था, इसका संबंध किससे है। ये देखिए ये जो सार्जेंट योजना है ना, इसको लाया गया था 1944 में, ठीक है, और ये लॉर्ड बेबेल के समय में लाया गया था। इसका संबंध जो था वो शिक्षा से था। तो इसका नाम भी ध्यान रखिएगा, इसका संबंध क्या था वो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे गामा किरणें का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम उपयोग होता है। देखिए जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और आपका वसा होता है, ठीक है। ये तीनों जो है ना वो बाद में जाके टूटते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना वो ग्लूकोज में टूटता है, प्रोटीन जो होता है वो आपका अमीनो एसिड में टूटता है, और आपका जो वसा होता है ना या तो आपको फैटी एसिड या फिर ग्लिसरीन में जाके टूट जाता है। तो सबसे पहले जो हम लोग खाना खाते हैं ना, वो सबसे पहला पाचन आपका कार्बोहाइड्रेट के मुख में ही हो जाता है। दूसरा पाचन जो है ना वो आपका जब खाना स्टमक पेट में जाता है, तो वहाँ पे वैसे तीनों का थोड़ा थोड़ा सा पाचन होता है, लेकिन सबसे पहले वहाँ पे पाचन प्रोटीन का होता है। प्रोटीन जो होता है ना वो पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और बाद में ये जो प्रोटीन छोटी आंत में जाती है ना, तो वहाँ से अग्नाशय का जो एक रस निकल के आता है, उससे जो है वो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलती है। तो वो वहाँ पे प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देती है। तो प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट अमाशय में कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा ये पेप्सिन करेगा, ठीक है, और छोटी आंत में कौन करेगा, तो ट्रिप्सिन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेनिस को विश्व स्तर पे 4 स्पर्धाएं होती हैं जिन्हें क्रमशः कहाँ कहाँ पे खेला जाता है। ये क्वेश्चन जो है ना दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये 4 जो टेनिस के स्तर की जो स्पर्धाएं होती है वह कहाँ पे खेली जाती है, इनके चारों नाम कौन से हैं और ये कौन से कोर्ट पे खेली जाती है। खासकर तो कोर्ट वाला ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एसआई में भी पूछा हुआ है कि कौन से कोर्ट पे खेला गया है। तो ये चारों का नाम ध्यान रख लीजिए। पहला तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि मेलबर्न में खेला जाता है, ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। दूसरा फ्रेंच ओपन जो कि पेरिस में और ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। तीसरा ध्यान रखिएगा विंबलडन जो कि लंदन में घास के कोर्ट पे खेला जाता है। चौथा जो है वो यूएस ओपन जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में खेला जाता है, ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो चारों के चारों जो है ना वो आपको रट जानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला नगर निगम कब और कहाँ पे स्थापित किया गया था। देखिए भारत का जो पहला नगर निगम है ना वो मद्रास में स्थापित किया गया था 1688 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर पालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है तथा ये भारतीय संविधान में कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है। तो नगर पालिका का जो उल्लेख है ना वो भारतीय संविधान में भाग 9 के क में किया गया है, और इसका अनुच्छेद 243 के क्यू से लेकर 243 के जेड ए तक में इसका वर्णन है। इसमें टोटल 18 विषय को शामिल किया गया, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन होता है जिसमें 12वीं अनुसूची को शामिल किया जाता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि काफ़ी बार मैं इसका रिवीजन कर चुकी हूँ। और पंचायत के लिए भी कौन से संविधान संशोधन किए गए थे, उसमें कितने आर्टिकल थे, कौन से भाग थे, कितने विषय थे, आप लोग फटाफट कमेंट में छाप दीजिए जिससे आपका भी रिवीजन हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरी स्थानीय स्वशासन का प्रावधान संविधान में किसके तहत किया गया था। तो ध्यान रखिएगा ये जो शहरी स्थानीय स्वशासन है ना इसका प्रावधान 74वां संविधान संशोधन के तहत किया गया, जिसको लागू 1 जून 1993 को किया गया। तो आप लोग ये डेट भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये डेट भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर पालिका की परिभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये आर्टिकल 243 के पी में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को व्यापक और सुदृढ़ बनाया गया। तो स्थानीय स्वशासन को ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक और सुदृढ़ बनाया गया था अधिनियम 1935 के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा सहकारी जो समितियां होती है ना उसको 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा उसको संवैधानिक दर्जा प्रोवाइड किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे भाग 9 के ख भी यहाँ पे ऐड किए गए थे, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर
पाल इंडस्ट्रीज के बारे में बताया गया। तो देखिए, या तो नगर पाल इंडस्ट्रीज हो या फिर सहकारी समितियां हो। ये भाग 9 के ख में ही इसका वर्णन किया गया है, जिसको 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा ऐड किया गया है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरी स्थानीय सरकार जो डैश से अधिक जनसंख्या वाले किसी भी महानगरीय शहर के विकास के लिए कार्य करती हैं, उसे भारत में नगर निगम के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे जनसंख्या कितनी होगी, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 10 लाख जनसंख्या हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश गवर्नर ने 1870 में स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए विलय विकेंद्रीकरण पर एक प्रस्ताव पारित किया था। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मेयो के द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया था और काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छावनियों का वह क्षेत्र होती है जिसमें सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल होते हैं। छावनी बोर्ड किसके नियंत्रण के तहत भारत में नागरिक प्रशासन निकाय में से एक है। तो ध्यान रखिएगा, ये गृह मंत्रालय के नियम के अधीन आती हैं छावनियाँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला स्तर पे आपदा निवारक तथा राहत उपायों के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो जिला स्तर पे जितने भी आपदा वगैरह आते हैं ना, या फिर राहत के उपाय करने होते हैं, उसके लिए जिला अधिकारी जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर पंचायत तथा नगर निगम के प्रमुख क्रमशः कौन कौन होते हैं। तो नगर पंचायत के जो प्रमुख है ना, वो नगर पंचायत विकास अधिकारी हुआ करते हैं। वहीं पे नगर निगम के मेयर, जिससे हम लोग महापौर कहते हैं, ये इनके प्रमुख हुआ करते हैं। तो आप लोग इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये 10वें मंडल में किया गया है। नेक्स्ट है कि वेदों में काला वेद किसे कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, अर्थवर वेद को कहा गया है और ये अर्थवर ऋषि के द्वारा इसको लिखा गया है। और इसमें जो है ना, वो आपका इसमें वशीकरण मंत्र ये सब सारे जो हैं आपको अर्थवर वेद में ही देखने को मिलेगी। तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद में सबसे प्राचीनतम वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में सबसे प्राचीनतम वैदिक युग की जानकारी मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अभिलेख जिसमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, नास्ते, मित्र का उल्लेख देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, बोगाज कोई का अभिलेख हो जाएगा, जहाँ पे वैदिक युग के 4 देवता, इंद्र का, आपका वरुण का, नास्ते का और मित्र, ये चारों देवताओं का उल्लेख देखने को मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग उसे रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस युग में हुई है। तो ध्यान रखिएगा, ये ऋग्वेद में हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय किस उपनिषद से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बृहद नायक उपनिषद से इसको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रमशः सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज के ऋग वैदिक नाम क्या है। तो देखिए, ऋग वैद में क्या है ना कि बहुत सारे नदियों के नाम हैं, जो कि आपके क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो आपका ये नाम आपको रट जाने हैं। सिंधु, ध्यान रखिएगा कि सिंधु को वहाँ पे इंडस कहा जाता था, झेलम को वहाँ पे बितस्ता कहा जाता था, चिनाब को अस्किनी कहा जाता था, रावी को इरावती कहा जाता था, और व्यास को बिपाशा और सतलज को सुतरुदी कहा जाता था। तो ये जो नेम है ना दोस्तों, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र को प्राचीनतम घटना किस पाठ में मिलता है। तो ये गायत्री मंत्र में मिलता है और ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका वर्णन है। ठीक है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की तिगड़ी से संयुक्त रूप से किन वेदों को शामिल किया गया है। तो वेदों की तिगड़ी में 3 वेद को शामिल किया गया, पहला तो ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद और तीसरा सामवेद। ये तीनों को जो है ना, वो वेदों की तिगड़ी के रूप में जाना जाता है, तो आप लोग उससे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यजुर्वेद के किस ग्रंथ में छंदों को व्यवस्थित और स्पष्ट किया गया है। तो ये शुक्ल ग्रंथ में किया गया है। वहीं पे छंदों को अव्यवस्थित रूप से स्पष्ट किया गया है आपका कृष्ण ग्रंथ में, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान विष्णु के अवतार राम के जीवन के बारे में कौन सा महाकाव्य लिखा गया है तथा किसने लिखा है। तो ये रामायण के द्वारा, ये रामायण लिखा गया है वाल्मीकि जी के द्वारा, और यहीं पे राम जी का पूरा जीवन का कथा यहाँ पे लिखा गया है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और दूसरी 10 जातियों के बीच जो है कौन सा युद्ध लड़ा गया था और यह युद्ध किस नदी पे लड़ा गया था। ये क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा भी आई है, आप लोग इससे तो रट ही जाइएगा। इस युद्ध को दशराज युद्ध कहा जाता है और ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन है। इसमें क्या था ना कि एक तरफ तो 10 राजा हुआ करते थे और एक तरफ जो था ना वो सुदास था, और ये परूसनी नदी पे, जिसको हम लोग रावी नदी कहते हैं, उसके तट पे ये युद्ध लड़ा गया था, तो आप लोग ये युद्ध का नाम भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के ध्रुवों से क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है। देखिए, ये आपका पृथ्वी हो गया, ठीक है, और यहाँ से आपका ये जो क्षोभ मंडल है, तो यहाँ से आपका अगर ध्रुवों से पूछा जाएगा ना तो 8 किलोमीटर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे 0 डिग्री मतलब इक्वेटर से पूछा जाएगा तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा 18 किलोमीटर।
तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे ठंडा मंडल कौन सा है और इसका औसतन टेम्परेचर कितना है। तो देखिए वायुमंडल में सबसे ठंडा मंडल जो है ना वो मध्य मंडल है और इसका औसतन टेम्परेचर आपका -85 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरोरा की जो घटना है ना वो किस मंडल में घटित होती है। तो ये आयन मंडल में घटित होती है। VVI है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह के दबाव के वितरण पैटर्न के आधार पे पृथ्वी की सतह पे कितनी उच्च और निम्न दाब पेटियां अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे टोटल 7 पेटियां अवस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा रेखीय निम्न दाब पेटी किस अक्षांश के मध्य पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा 0 से 10 डिग्री आपका नॉर्थ या फिर 0 से 10 डिग्री आप साउथ में चल जाइएगा, वहाँ पे आपको निम्न दाब पेटियाँ देखने को मिलेगा जो कि भूमध्य रेखीय दाब पेटी है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है। तो इसे ध्यान रखिएगा बार हो जाएगा। अगर मापने की परिस्थिति में पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा मिली बार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस परत को पृथ्वी की सुरक्षा कवच के रूप में जाना जाता है। तो ये ओजोन मंडल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांत कटिबंध किस अक्षांश रेखा के मध्य में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये आपका 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री नॉर्थ में या फिर 0 डिग्री से 5 डिग्री आपका साउथ में आपका शांत कटिबंध अक्षांश पाया जाता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी दोनों गोलार्धों में कितने अक्षांश तक विस्तृत है। तो 60 से 65 डिग्री जो नॉर्थ है या फिर साउथ में चले जाइएगा तो वहाँ पे आपको उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियाँ देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्व अक्षांश किसे कहा जाता है और यह कितने अक्षांश पे अवस्थित है। तो अश्व अक्षांश जो है ना वो आपका नॉर्थ हो या फिर साउथ हो 30 से 35 डिग्री के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादल और मौसम संबंधी जो घटनाएं होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे घटित होती हैं। तो वो क्षोभ मंडल में होती हैं और जितनी भी भारी गैसें होती हैं ना वो आपको क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलती हैं। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपका 75 क्वेश्चन कवर करवा दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और इसके जितने भी PDF होमवर्क है ना वो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो जाके आप लोग उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।